फंडे आपको उन्होंने देखा, बोले इतने खुश रहते हैं, इनको क्या जरूरत है फंडे की, ये तो पढ़ने में खुश रहते हैं, है ना। आओ पढ़ाई करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के लिए छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं। आज काइनेटिक्स थोड़ा समय लगेगा, खत्म नहीं हो पाएगा, मुझे वो छोटा सा सरफेस वाला पोर्शन भी कराना रहेगा, है ना। तो वो 15-20 मिनट वो खाया जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर 28 तो शायद छुट्टी है आपकी, 29, 30 और 1-2 के बीच में बहुत सारे लोग छुट्टी पर रहेंगे, एक लेक्चर मुझे वहां मिल सकता है। तो एक लेक्चर उस समय लेके डिस्कशन, और वो जो हल्का सा बच जाएगा, माइट बी पॉसिबल अरहेनियस का कुछ हिस्सा बचेगा, तो वो दोनों मैं उसमें करा दूंगा, ठीक। एज पर शेड्यूल मंडे से आपका आईओसी शायद स्टार्ट हो रहा है, अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट अभी आपका यहाँ पर शेड्यूल लग गया क्या, शेड्यूल लग गया है ना। तो अनाउंसमेंट है, तो अगर बीच में रह जाए तो घबराना नहीं, चले गए छोड़ के नहीं बेटा, अभी इक्विलिब्रियम आयनिक सब बचा है ना। हाँ, ये नहीं सोचिएगा आप जो, हाँ, सेल्फ अजम्पशन ना ले, वेट करना, इसलिए पहले बता दूं। अंत में आपका ध्यान रहता है बैग पैक करने में, सुनते तो हो नहीं, इसलिए पहले बता दिया, ठीक। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान चाहिए होगा, आ जाओ पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, आ जाओ। ओवर एक्टिंग के 5 रुपए कट जाएंगे, इधर आओ। आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे। प्यारे बच्चों, हाँ, बात कर रहे थे हम लोग, शुरू करूं। तो कहानी चल रही थी कॉलिजन थ्योरी की। अब कॉलिजन थ्योरी में एक एनर्जी बैरियर का कंसेप्ट आया। एनर्जी बैरियर क्या होता है मैंने आपको ये समझाया। अब सवाल ये था कि जो एनर्जी है, बैरियर है, वो कितने तरीके से बदलता है। एनर्जी बैरियर का सरल भाषा में कहूं, स्टार्ट हो रहा हूं बच्चे। एनर्जी बैरियर का सरल भाषा में कहूं तो मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको पहले याद तो करवा दिया कि दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, तीसरा कोई पैमाना नहीं है। लेकिन वो कैसे करता है, कैसे? रिएक्टेंट के बदलने से ये बदलता है। कैसे? कैसे कैटलिस्ट के आने से ये बदलता है। रिएक्टेंट के बदलने से कैसे ये बदलता है, वो सोचना लॉजिकल है। कैसे? अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो तो क्या, अच्छा थोड़ा थ्योरी है, शुरू में सुनते चलना प्लीज, है ना। अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रिएक्टेंट का एक पोटेंशियल एनर्जी था, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के फिर प्रोडक्ट बनता था। अगर आप रिएक्टेंट को बदलोगे तो रिएक्टेंट की अपनी सेल्फ इंथैल्पी अलग होती है, और रिएक्टेंट की जब सेल्फ इंथैल्पी अलग होती है, मतलब ये वही वाली बात है कि अगर किसी जगह पर रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है कहीं पर रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो। रिएक्टेंट को बदलोगे तो उनकी अपनी खुद एनर्जी बदलती है, इसी कारण से ये बदल जाता है। ये कैसे बदलता है उसका डिटेल डिस्कशन नहीं है, वही पूरी केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। हम जो सीखने वाले हैं वो ये कि किस प्रकार से कैटलिस्ट के आने से एक्टिवेशन एनर्जी बदलता है। तो कॉपी में लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, ये थोड़ा लंबा डिस्कशन होगा, इसमें मैं केमिकल काइनेटिक्स प्लस सरफेस केमिस्ट्री दोनों कवर कर रहा हूं, सुनते चलना, ठीक है। कैटलिस्ट कैसे करता है, क्या करता है। कैटलिस्ट अगर मैं एनसीईआरटी की भाषा में कहूं तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन को नई राह दिखाता है, जो रिएक्शन को नई, पहले ए प्लस बी दोनों आपस में रिएक्शन किया करते थे, दोनों एक इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए बी बनाते थे, और फिर अंत में कहीं जाके वो ए बी में कन्वर्ट हो जाते थे। कॉलिजन थ्योरी कहता है कि देखो ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। कैसी है? अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब वो अपने आप होती है, उसके अंदर रिएक्शन होने की क्षमता है, ऐसा नहीं कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो अगर उसमें कैटलिस्ट लगाया जाए तो कैटलिस्ट जब आएगा क्या करेगा, सुनिएगा। ये रिएक्शन अपने आप हो रही थी, अगर इसे मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बनाऊं तो कुछ ऐसे बनाऊंगा आप सबके सामने, ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही है। चलेगा बच्चों? चलेगा। यहाँ पे पहले ए और बी था और यहाँ पे ए बी बन रहा था, पहले कॉम्प्लेक्स ये वाला बनता था, उसके बनने के लिए इतना ब्रेकर था, बोलो हाँ या ना। रिएक्शन हो रही थी, जो भी रफ्तार थी चल रही थी, जीवन जैसा था चल रहा था। अचानक इसकी मुलाकात होती है कैटलिस्ट से। किससे होती है? कैटलिस्ट आता है, वो कहता है ए और बी से। किससे कहता है? सुनो ए और बी, तुम जिस रास्ते से चल रहे हो उस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। तुम जिस रास्ते से चल रहे हो उस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। ये जो आपके सामने बनाया इसे मैंने बोला है कैटलिस्ट। क्या बोला है? कैटलिस्ट अक्सर जो होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं बेसिकली वो सॉलिड होते हैं, और सॉलिड के पास बहुत सारी फ्री वैलेंसी है। ये जो मैं बता रहा हूं इसे हम बोल रहे हैं फ्री वैलेंसी। क्या बोल रहे हैं?
याद रखिएगा, आई विल नॉट रिपीट अगेन। ये है फ्री वैलेंसी और ये है हमारा कैटलिस्ट, राइट। रिएक्शन हो रही थी, जैसे भी थी अपने आप हो रही थी, लेकिन जैसे ही अब आया कैटलिस्ट, कौन आया? तो कैटलिस्ट आता है, अब उसने रिएक्शन के होने का तरीका अलग कर दिया। कैसे किया सुनिएगा। पहले यहां पर ए और बी हुआ करते थे, लेकिन अब ए और बी जो पहले आपस में रिएक्शन करते थे, वो रिएक्शन ना करने की बजाय सबसे पहले इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ाया जाता है कैटालिसिस। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट कैसे काम करता है, द वर्किंग एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालिसिस। कैटलिस्ट कैसे काम करता है उसे कहते हैं कैटालिसिस। कैटलिस्ट को समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी में 3 थ्योरी का नाम है। नंबर 1 थ्योरी एड्सॉर्प्शन थ्योरी, नंबर 2 थ्योरी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, और फिर एनसीईआरटी ये भी लिखता है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये कैटलिस्ट कैसे काम करता है कि मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, और तीनों पे सवाल बनते हैं ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन के। मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि मैं समझा पाऊं कैटलिस्ट काम कैसे करता है। कैटलिस्ट काम कैसे करता है कि ऑलरेडी 2 थ्योरी है, एक एड्सॉर्प्शन है, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में दोनों थ्योरी ऑलरेडी हैं, इसलिए मॉडर्न पढ़ा रहा हूं, दोनों ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। वो क्या कहता है कि जब कैटलिस्ट आता है, वो जो रिएक्टेंट पहले आपस में कोलाइड करके इंटरमीडिएट बना के रिएक्शन करते थे, अब वो उस रास्ते से न जाके पहले इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं। जब इसकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है, तो आप सब जानते हैं एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फेनोमेनन है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। बोलो हाँ या ना। जैसी ए और बी इसके सरफेस पे आते हैं, आके चिपक जाते हैं, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होने लगती है। यानी ये प्रोसेस कैसा हुआ लाला? एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी रिलीज हुई। बोलो हाँ या ना। ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये सराउंडिंग में जाने की बजाय इसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा कंज्यूम की जाती है। इनकी जो रिएक्शन पहले बड़ी मुश्किलों से हो रही थी, इस एनर्जी के मिलने के बाद अब यहाँ पे कोलिजन्स होने के कारण अब यहाँ पे इनकी रिएक्शन की रफ्तार बढ़ने लगती है, बॉन्ड बनने लगता है। यानी यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं हुई? हुई। ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इसे किसने यूज किया? ए और बी ने। जैसे ही ए और बी ने यूज किया, नेक्स्ट स्टेप में नीचे आ रहा हूं। अब प्यारे बच्चों कुछ ऐसा होने वाला है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने वाला है और पुराने बॉन्ड टूटने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से ए और बी बन गया, कुछ इस प्रकार से ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया, जिसे मैं डॉटेड लाइन से दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैंने बना दिया डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे बना दिया, यानी नए बॉन्ड बनने लगे हैं और पुराने बॉन्ड। अगले स्टेप में क्या होता है प्यारे बच्चों? जो कैटलिस्ट आपने लिया था, जितना लिया था उतना का उतना कैटलिस्ट सेपरेट हो जाता है, और सारा का सारा कैटलिस्ट जितना लिया था उतना बच जाता है। हाँ, अब साथ में ए और बी भी बन जाता है। कैटलिस्ट आता है, रिएक्शन को नई राह दिखाता है। पहले कॉम्प्लेक्स ये वाला बना करता था, अब वो नहीं, ये बनता है। इस कॉम्प्लेक्स का बनना पहले से आसान हो जाता है, क्योंकि अब उसे एनर्जी खुद ही मिल जाती है, किसी के ऊपर मोहताज नहीं होना पड़ता। उसने खुद ही एनर्जी को रिलीज किया, खुद ही उस एनर्जी को कंज्यूम किया। अब बॉन्ड का बनना आसान हुआ, हाँ या ना? जैसे मैं कुछ ऐसे कहूंगा, कैटलिस्ट आता है, क्या बोला मैंने? रिएक्शन को नई राह, जिस पर चलना पहले से आसान हो, जिस पर चलकर एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका बनना पहले से आसान होता है। कैटलिस्ट कहता है उस रास्ते से जाओगे तो कांटे मिलेंगे, चलो इस रास्ते से चलो, यहाँ फूल और कांटे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कांटे नहीं रह गए, कांटे तो आज भी हैं, लेकिन थोड़ा पहले से अब स्मूथ हो गया है रास्ता, हाँ या ना? एक मिनट सुनो ना, ये जो आपके पास नया रास्ता है, इस नए रास्ते में कौन सा रास्ता? ये कैटलिस्ट का। एक एक चीज को समझते चलना, राइट। मतलब मैं ऐसे कहूं, कैटलिस्ट ने एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया, हाँ बनाया। जिसका बनना पहले से आसान हुआ, हाँ हुआ। उसका बनना पहले से आसान क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम में एक एनर्जी रिलीज हुई, जिसे उसने खुद कंज्यूम किया। बोलो हाँ या ना। जितना कैटलिस्ट लिया जाता है, क्या अंत में सारा का सारा बच जाता है? इसीलिए किताबें लिखती हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। क्या लिखती हैं? यानी कैटलिस्ट की थोड़ी सी मात्रा भी अगर ली जाए, कैटलिस्ट की थोड़ी सी मात्रा भी अगर, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटलाइज द होल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे मात्रा से मतलब नहीं है, थोड़ा सा लोगे तो भी रिएक्शन को पूरा कैटलाइज कर सकता है। क्योंकि जो हुआ वो फिर से रिजनरेट हो गया, यूज हुआ रिजनरेट, यूज हुआ रिजनरेट। अरे हाँ या ना? लेकिन जो बेस्ट पार्ट है, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, पहले सुन लो फिर सब लिखवा दूंगा, काफी थ्योरी है, ठीक। कैटलिस्ट आता है, नया राह जिस पे चलना पहले से आसान हो जाता है। बताओ कैटलिस्ट ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया? किया।
पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया। ये जो मैंने आपको सिखाया यही था मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी। पहले वाली थ्योरी में केवल एब्जॉर्प्शन के माध्यम से सिखाया गया था कैटलिस्ट काम कैसे करता है, दूसरी थ्योरी में केवल इंटरमीडिएट से बताया गया, लेकिन मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी में एब्जॉर्प्शन का भी सहारा लिया गया, इंटरमीडिएट का भी सहारा लिया गया, और इस पूरी थ्योरी का नाम है मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी। क्या नाम है? जो हमें सिखाती है कैटलिस्ट काम कैसे। इज दिस क्लियर? हाँ, ये सच है, कैटलिस्ट जीवन को आसान कर देता है, उस पर चलना आसान हो जाता है, लेकिन वो रिएक्शन होनी चाहिए, उस रिएक्शन के अंदर स्पॉन्टेनिटी होना। अगर वो रिएक्शन कसम खा के बैठी थी मुझे होना ही नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसा है? अगर ऐसा होता तो फिर कैटलिस्ट आता, वो कुछ भी कर नहीं सकता था। कैटलिस्ट केवल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस कैटलाइज करने वाला। नो, द बेस्ट पार्ट इज वो आता है, राहें आसान कर जाता है, अरे हाँ या ना, लेकिन जो जहां था और जहां आना था वहीं का वहीं रहता है, उसमें कहीं पे भी चेंज नहीं आता है। मुझे बताओ, क्या उसने इनिशियल स्टेट को बदला? क्या उसने फाइनल स्टेट को बदला? क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है? क्या आप सब डेल्टा एच को समझते हो? बिना कैटलिस्ट के जो डेल्टा एच था और कैटलिस्ट के साथ जो डेल्टा एच है, क्या दोनों की वैल्यू सेम है? मैं आप सबको बताना चाहता हूं, डेल्टा एच एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एच एक, क्या आप सबने थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुना है? सुना भी नहीं है बेटा? क्या आपने नीट का नाम सुना है? नहीं सुना? वो भी नहीं सुना बेटा? खैर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सुनोगे। आप सबने सुना होगा डेल्टा एच। हमारे थर्मोडायनेमिक्स में 4 पैरामीटर आते हैं, चलो जिन्होंने नहीं सुना बता ही देता हूं एक बार। डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा एस, डेल्टा जी। काय को दिमाग लगाना, 4 ही तो है यार। क्यों दुनिया जहां की बातें सोचना जब 4 ही हमारे सिलेबस में। अरे हाँ या ना? व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, ये 4 के चारों, डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ये 4 के चारों स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? यानी इन्हें रास्तों से मतलब नहीं है, इन्हें मंजिलों से मतलब है। इन्हें लगता है साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, हमारी मंजिल वही होनी चाहिए, और इनको कहते हैं अपन स्टेट फंक्शन। क्या कहते हैं? आज मुझे बताओ, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है कि नहीं है? और अगर सेम है, यानी कि वो चीजें जो स्टेट पे डिपेंड करती हैं, जिन्हें रास्तों से मतलब, उनकी वैल्यू बदलने वाली, यानी इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा बिना कैटलिस्ट के, कैटलिस्ट साथ वही होगा। इस रिएक्शन का डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा ई बदलने वाला, चाहे कैटलिस्ट लगाओ चाहे कैटलिस्ट। इज दिस क्लियर? कैटलिस्ट के आने से स्टेट फंक्शन बदलने वाला नहीं। अब दुनिया में कुछ ऐसे विचारक है जो कहते हैं नहीं साहब, कैटलिस्ट 2 प्रकार के होते हैं। कैटलिस्ट 2, ये जो विचारक है ये बहुत पुराने जमाने के हैं। अगर आज एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी साफ साफ कहता है, क्या कहता है मैं सब लिखवाऊंगा अभी सुनना। कैटलिस्ट कहता है, एनसीईआरटी कहता है कि जो कैटलिस्ट है वो केवल केवल केवल, एनसीईआरटी कहता है जो कैटलिस्ट है वो केवल केवल, अच्छा ये ईए को घटाया कि बढ़ाया? ईए को घटाया मतलब ब्रेकर छोटा, ब्रेकर छोटा मतलब रफ्तार, फील आ रहा है? अच्छा ब्रेकर बड़ा मतलब रफ्तार। अभी कैटलिस्ट ने ब्रेकर छोटा किया कि बड़ा किया? तो कैटलिस्ट ने ईए को घटाया कि बढ़ाया? और ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में 2 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है कैटलिस्ट पॉजिटिव, एक होता है कैटलिस्ट निगेटिव। एनसीईआरटी कहता है वर्ड कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। क्या लिखता है? मतलब उसने कहा शब्दों की गरिमा को समझो, ये जो शब्द कैटलिस्ट है उसे आप कहीं ऐसे नहीं बोल दोगे जब मन आए। वर्ड कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दोज सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द ईए व्हिच डिक्रीजेस द आरओआर, उनके लिए हम कैटलिस्ट शब्द बोलने वाले। मतलब उसने साफ साफ कह दिया कि निगेटिव कैटलिस्ट की जो थ्योरी है वो गलत है। अगर कैटलिस्ट है तो केवल एक ही होगा, पॉजिटिव, तो केवल एक ही होगा। तो एनसीईआरटी लिखता है, ये लाइन है, वर्ड कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द ईए व्हिच डिक्रीजेस आरओआर, उनके लिए सब यूज होता है इनहिबिटर। क्या यूज होता है? चलेगा समझना। यानी कि अभी कुछ भी लिखना प्लीज, मैं सब सीक्वेंस पे लिखवाऊंगा। अगर हुआ कैटलिस्ट, कौन हुआ? तो कैटलिस्ट आएगा ईए को, क्योंकि उसने रिएक्शन होने का एक नया रास्ता दिया, जिस पर चलकर एक नया कॉम्प्लेक्स बना, जिसका बनना पहले से आसान हुआ। लेकिन वहीं पे एक सब्सटेंस का नाम है इनहिबिटर। क्या नाम है? इनहिबिटर भी आता है, वो भी कहता है आओ मैं भी तुमको नया राह दिखाता हूं, लेकिन इस बार उस रास्ते में पहले यहाँ कांटे थे, अब उस रास्ते में प्यारे बच्चों अंगारे हैं। क्या है उस रास्ते में? ये जो हरा वाला रास्ता है ये इनहिबिटर का रास्ता है। किसका रास्ता है? और जो पीला वाला रास्ता है किसका रास्ता है? कैटलिस्ट का। अब इसे ऐसे समझते हैं, अपनी काहे की फैक्ट्री थी?
आपको पता चला, अरे यार कैटलिस्ट आता है, एक नई राह दिखाता है, जीवन आसान करके चला जाता है, रफ्तार बढ़ जाती है। तो आपने कहा अपने फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों से, अरे सुनो ना, अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में कोई कैटलिस्ट लगाओ। तो आपकी फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे उन्होंने कहा सर, क्या बोला? अपनी जो अमोनिया की फैक्ट्री है, जरा सुनिएगा, अपनी जो अमोनिया की फैक्ट्री, उसका जो कैटलिस्ट है उसका नाम है आयरन। क्या नाम है? तो आपने कहा थोड़ा लोहा वोहा लगाओ, रफ्तार बढ़ाओ। बोले सर पैसे। आपने कहा नहीं, एक नया पैसा नहीं खर्च करना है। कसम खा रखी थी ना आपने? बोले पैसे खर्च करके रफ्तार बढ़ाने वाले। अरे हाँ या ना? तो जैसे बोला पैसे वैसे खेल खत्म हो गया। लेकिन एक चीज बताता हूं, ये जो आयरन है ये कैटलिस्ट है। क्या है ये? कैटलिस्ट, मतलब वो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएगा। यहीं पे एक शब्द और बोला जाता है जिसे कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं? अब प्रमोटर क्या होता है समझना, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, है क्या? ये जो प्रमोटर होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ये एक जो कैटलिस्ट के वर्किंग एक्शन को बढ़ा देता है। सरल भाषा में ये कहता है अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुना होगा आप लोगों ने। ये कहता है कैटलिस्ट तुम करो अपना काम, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कीप इट अप। समझ पा रहे क्या? हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे कैटलिस्ट जाता है वैसे प्रमोटर कुछ करने वाला। प्रमोटर आज इस रिएक्शन के लिए है मॉलिब्डेनम। कौन है? मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट नहीं है, मॉलिब्डेनम प्रमोटर है। वो कैटलिस्ट के वर्किंग एक्शन को बढ़ाता है, लेकिन बिना कैटलिस्ट के खुद कुछ भी नहीं करता है। मतलब आयरन के साथ मॉलिब्डेनम लगा दो, आयरन का वर्किंग एक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन अकेला मॉडल दो, समझ पाएगा? बस उसका काम है यस यस डू इट डू इट, समझ पा। लेकिन वहीं पे, लेकिन अरे सुनो तो, लेकिन वहीं पे, अरे सुनो तो सही, लेकिन वहीं पे क्या हो गया? लेकिन वहीं पे एक दूसरा सब्सटेंस है जिसका नाम है पॉइजन। क्या नाम है? अगर ये किसी भी रिएक्शन के जीवन में आता है, मैं आपको कई शब्दों से परिचय करा रहा हूं, कैटलिस्ट, इनहिबिटर, नेगेटिव कैटलिस्ट दुनिया में कोई चीज नहीं है। एक वर्ड है प्रमोटर, एक वर्ड है पॉइजन। नाउ व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट सुनिएगा। पॉइजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट के वर्किंग एक्शन को घटाते हैं। कैटलिस्ट का काम रफ्तार बढ़ाना, बोलो ना यार, कैटलिस्ट का काम रफ्तार बढ़ाना, और इनहिबिटर काम रफ्तार घटाना। प्रमोटर कैटलिस्ट को प्रमोट करता है, यस कैटलिस्ट करो करो। लेकिन पॉइजन क्या करता है? कैटलिस्ट के वर्किंग एक्शन को घटा देता है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या प्यारे बच्चों, दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस इंसान के लिए पॉइजनस पाए गए, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है कि नहीं है? बोलो ना यार। साइनाइड पॉइजनस है कि नहीं है? वो सब्सटेंसेस जो इंसान के लिए, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल बिहेव लाइक पॉइजन। पॉइजन अलग कंसेप्ट है, प्रमोटर अलग है, कैटलिस्ट अलग है, इनहिबिटर अलग है। तो अगर कभी बोलता है पॉइजन, तो जो सब्सटेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं H2S, ये भी पॉइजनस है। हेलो, जो सब्सटेंसेस इंसान के लिए पॉइजनस है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, रिसर्च है कि वो रिएक्शन के लिए भी पॉइजनस पाए गए। तो कई बार पूछता है बताओ इनमें से कौन सा पॉइजन है, तो रटना नहीं है, जो जो इंसान के लिए पॉइजनस है उन सबको हम पॉइजन मान सकते हैं। डन। अब थोड़ा सा कॉपी में लिखना शुरू करते हैं। मैंने क्या क्या सिखाया, अब क्या क्या बताऊंगा, सुनते चलना, ठीक? सबसे पहले आपने कॉपी में लिखना वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट, लिख लिया? उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट इज सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, फर्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, थोड़ा जल्दी लिखना, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases ROR, which increases ROR, which increases ROR by decreasing EA, which increases ROR by decreasing EA। ROR को बढ़ा देता है, EA को घटा के। चलेगा? लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड कैटलिस्ट, स्टार बना के, वर्ड कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड, वर्ड कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड, word catalyst cannot be used for those substances, for those substances which increases EA, word catalyst cannot be used for those substances which increases EA। अच्छा, EA को बढ़ाया तो रफ्तार को, which increases EA and decreases ROR, which increases EA and decreases ROR। नीचे लिखना इनहिबिटर,
नीचे लिखना इनहिबिटर। हाँ नेक्स्ट पॉइंट इनहिबिटर। इनहिबिटर के बाद उसके सामने लिखना निगेटिव कैटलिस्ट। इनहिबिटर, उसके सामने लिखना निगेटिव कैटलिस्ट और इसे क्रॉस कर देना। मैंने क्रॉस इसलिए करवाया ताकि अगर कभी आपको कुछ पुरानी किताबों के सवाल मिले जो निगेटिव कैटलिस्ट के बेसिस पे आंसर बनाए गए थे, उन आंसर को सही नहीं मानना है, चलेगा। जब आप इधर उधर के सवाल करते हैं तो पुरानी टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट में ऐसे सवाल बनाए जाते थे। कैसे? पहला सवाल, कैटलिस्ट कैन इंक्रीजेस आरओआर, कैन डिक्रीजेस आरओआर। बच्चे कहते थे यस, क्योंकि कैटलिस्ट उनके हिसाब से कितने टाइप के थे? दो। लेकिन एनसीईआरटी कहता है निगेटिव कैटलिस्ट आप बोल ही नहीं सकते हो, कैटलिस्ट का नाम बदनाम कर रहे हो। ये कुछ ऐसा है प्रसिद्ध। क्या बोला मैंने? क्या अच्छे कामों से प्रसिद्ध होते हैं? उन्हीं अच्छे कामों से प्रसिद्ध थोड़ी होते हैं, अच्छे कामों से तो बदनाम होते हैं। क्या अच्छे कामों से प्रसिद्ध होते हैं? क्या बुरे कामों से भी प्रसिद्ध होते हैं? लेकिन जो बुरे कामों से प्रसिद्ध होते हैं उन्हें प्रसिद्ध नहीं, उन्हें बोलते हैं कुख्यात। तो प्रसिद्ध शब्द की गरिमा है। समझ पा रहे क्या? ऐसे नहीं जब मना है प्रसिद्ध बोल दिए, अरे बहुत प्रसिद्ध हो गया, ऐसा नहीं। प्रसिद्ध तभी होगा जब वो अच्छे कामों से हो। तो एनसीईआरटी कहता है कैटलिस्ट शब्द की गरिमा यूज करो, उसे केवल पॉजिटिव सेंस में यूज करना है, नेगेटिव सेंस में यूज नहीं करना। लिखना इनहिबिटर, नेगेटिव कैटलिस्ट, क्रॉस करना, चलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बोलूं वैसे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। वर्किंग एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट काम कैसे करता है? वर्किंग एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, एरो बना के लिखना कैटालिसिस, उसे ही बोलते हैं कैटालिसिस। वर्किंग एक्शन ऑफ कैटलिस्ट क्या बोलते हैं उसे? उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, एज पर एनसीईआरटी, एज पर एनसीईआरटी एड्सॉर्प्शन थ्योरी, एड्सॉर्प्शन थ्योरी, कॉमा, एज पर एनसीईआरटी एड्सॉर्प्शन थ्योरी, कॉमा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी एंड मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। मैं रिपीट करता हूं, एड्सॉर्प्शन थ्योरी, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी एंड मॉडर्न एड्सॉर्प्शन। कितनी थ्योरी का नाम लिया? नंबर वन एड्सॉर्प्शन थ्योरी, नंबर टू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, नंबर थ्री मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। लेकिन जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, चलेगा। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ब्रैकेट लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू, ब्रैकेट लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ब्रैकेट में कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू, ब्रैकेट क्लोज, यूज्ड टू एक्सप्लेन, यूज्ड टू एक्सप्लेन कैटालिसिस। ये बातें जो बता रहा हूं अब ये कहां की बातें चल रही है? सरफेस की, राइट। यूज्ड टू एक्सप्लेन कैटालिसिस, मतलब ये सवाल आता है कैटालिसिस समझाने की कितने थ्योरी का नाम है? तीन, एक एड्सॉर्प्शन थ्योरी और दूसरा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी और तीसरा मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी, चलेगा। अब अपने जो काम का है वो क्या है? मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी। तो मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी क्या कहती है? एक बार जैसा लिखा लिख लो, फिर एक एक करके पॉइंट बना के समझेंगे। मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी, जितने पॉइंट लिखाऊंगा आपको बताते चलना, बहुत प्यारे एआर के सवाल बनते हैं। मॉडर्न एडॉप्शन थ्योरी लिख लेना बोर्ड पे जैसा लिखा है। सब धरा का धरा रह जाता है जब मई आता है। समझ पा रहे हैं? सारी बातें छोड़ दें
मई की तैयारी शुरू कर दें। मैंने बोला सब धरा का धरा रह जाता है। वो जो दुनियादारी के चक्करों में आप पढ़ रहे हैं ना, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। मैं जिन बच्चों से कह रहा हूं वो समझ गए। बाकी आपकी इच्छा है, कैरियर सब कुछ आपका है। हाँ यार, कुछ एक महीने हैं ना, पढ़ना है, सोना है, खाना है, चौथा कोई काम नहीं करना है। नहीं पढ़ रहे हैं तो सो जाइए। सीक्वेंस यही रखना है, ये नहीं पढ़ रहे तो कुछ खाने लगे। खाना भी थर्ड प्रायोरिटी पे है, भोजन भी नंबर 1 प्रायोरिटी पे। पढ़ना है, नहीं पढ़ते तो सो जाइए। कम से कम विचार तो नहीं भटकेंगे, क्योंकि अगर विचार भटक गए तो फिर दोबारा ट्रैक पे आना मुश्किल होगा। लिख लिया होगा सबने? बाकी जैसी आपकी इच्छा बेटा, स्वादानुसार, इच्छा अनुसार, फीस अनुसार पढ़ते रहे। लिख लिया होगा सबने? अब ये जो थ्योरी आपके सामने है, इसी थ्योरी का नाम है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब इसमें से क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं आपसे पूछते चलूंगा, लिखते चलना, ठीक? चलो पहला सवाल मुझे बताओ, क्या कैटलिस्ट ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट नहीं किया। वो ये मतलब पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है ना, एड्सॉर्प्शन वगैरह हुआ। लिखना जरा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो याद रखना, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अगला सवाल, जितना अमाउंट लिया था क्या उसमें से कुछ खर्च हुआ? यानी जितना अमाउंट इनिशियली था वही अमाउंट बाद में है। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। Amount of catalyst remains unchanged before and after the reaction. Amount of catalyst remains unchanged before and after the reaction. अगला सवाल आप सबसे पूछूंगा, सब लोग बोर्ड पे आओ। कैटलिस्ट ने क्या रिएक्शन को कैटलाइज किया? किया। वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी कि नॉन स्पॉन्टेनियस? अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, कितना भी कैटलिस्ट लगा दो कुछ होने वाला, किसी के अंदर पढ़त तो ही नहीं, कहां से पढ़ेगा? लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट। बोलो क्या? पढ़त तो समझते हैं ना? दो तत्व होते हैं इंसान के अंदर, पढ़त एंड नींद आते। लिखिएगा, कैटलिस्ट कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैटलिस्ट कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो केवल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। कैटलिस्ट कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगला सवाल आप सबसे पूछता हूं, वो किसको कैटलाइज करता है? स्पॉन्टेनियस को। अरे हाँ या ना? मान लो रिएक्शन रिवर्सिबल है, मान लो, तो फॉरवर्ड को करता है कि बैकवर्ड को? सोच के बताना। ये ब्रेकर फॉरवर्ड के लिए छोटा हुआ कि बैकवर्ड के लिए? तो कैटलिस्ट कैटलाइजेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बोथ सेम एक्सटेंट कि अलग अलग एक्सटेंट? बोलो ना यार। नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट कैटलाइजेस फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। कैटलिस्ट कैटलाइजेस फॉरवर्ड, शॉर्ट फॉर्म लिखो फॉरवर्ड, FOR लिख दो। कैटलिस्ट कैटलाइजेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को कैटलिस्ट कैटलाइज करता है। अब आ जाओ सब लोग, वो फॉरवर्ड करता है कि बैकवर्ड को? यानी जो ब्रेकर छोटा हुआ दोनों के लिए हुआ, लेकिन ना तो भाई ने इनिशियल बदला ना तो, यानी कि जितने भी स्टेट फंक्शन उनकी वैल्यू बदलने वाला। नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज। कैटलिस्ट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एनी स्टेट फंक्शन। कैटलिस्ट किसी भी स्टेट फंक्शन की वैल्यू बदलने वाला। अब यहां पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सुनो, उसने किसकी वैल्यू नहीं बदली? तो क्या डेल्टा एच बराबर 0 होगा? स्टेट फंक्शन की वैल्यू नहीं बदली का मतलब यह हुआ कि कैटलिस्ट नहीं था, तो जो था वही कैटलिस्ट के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि 0 हो गया। ए, स्टेट फंक्शन नहीं बदलने का मतलब डेल्टा एच बराबर 0 नहीं हुआ, डेल्टा जी बराबर 0। इसका मतलब डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा एस, डेल्टा जी रिमेन्स अनचेंज। जो जितने पहले थे उतने ही हैं।
कैटलिस्ट ने इनकी वैल्यू को बदला। लिखना जरा, क्या लिख रहे थे? विल नॉट चेंज स्टेट, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा एस, डेल्टा जी will remains unchanged, will remains unchanged, will remains unchanged। चलेगा? ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या कैटलिस्ट इनको बदलेगा? नहीं, याद रखना उसको बदलने वाला नहीं है। अगला सवाल पूरी क्लास से, सब लोग बोर्ड पे आओ, मुझे बताओ कैटलिस्ट ने फॉरवर्ड को कैटलाइज किया कि बैकवर्ड को? इक्वल एक्सटेंट से। मान लो एक रिएक्शन रिवर्सिबल है, मान लो अगर मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शन रिवर्सिबल है मतलब ए से बना भी, अरे मान लो, और बी से बना, ये है फॉरवर्ड और ये है मुझे बताओ वो फॉरवर्ड को भी कैटलाइज कर रहा है बैकवर्ड को। कैटलिस्ट रफ्तार बढ़ाता है घटाता है? कैटलिस्ट रफ्तार, वो जो रफ्तार घटाता है वो कैटलिस्ट ही नहीं, कैटलिस्ट ही नहीं, इनहिबिटर के नाम से दुनिया में जाना। कैटलिस्ट जब भी बोला जाएगा रफ्तार बढ़ाने वाला ही माना। देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव कैटलिस्ट एज पर एनसीईआरटी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम होता है कि आता है? रिएक्शन शुरू होते से नहीं, कुछ समय के बाद। बोलो ना यार, ऐसा आपको पढ़ाऊंगा जब इक्विलिब्रियम में अपन बात करेंगे कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्या आर एफ बराबर आर बी होता है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रफ्तार हो जाती है बराबर। फॉरवर्ड चल रहा था, बैकवर्ड चल रहा था, इतने में आया कैटलिस्ट। कौन आया? तो वो फॉरवर्ड की रफ्तार को बढ़ाएगा, बैकवर्ड की रफ्तार को, बोलो ना, जब इक्विलिब्रियम आना था उसके पहले ही या कैटलिस्ट आता है, इक्विलिब्रियम को अटेन करने का समय घटाता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट रिड्यूसेस, कैटलिस्ट रिड्यूसेस द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट reduces the time to attain equilibrium। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम अटेन करने का समय बदलता है। अब इसमें एक पॉइंट और आ रहा जो मैं पढ़ाऊंगा भी इक्विलिब्रियम में, अभी फिलहाल सरफेस वाले पॉइंट कवर कर रहा हूं। हेलो, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के समय को कुछ और भी करता है। अब वो क्या करता, कहां बताऊंगा? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि उसके मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। चलेगा? फिलहाल कैटलिस्ट क्या इक्विलिब्रियम के समय को घटाता है, यानी कैटलिस्ट आएगा, जो हो रहा था जैसे हो रहा था वैसे होगा, बस जल्दी हो, इसको समझना है। जो हो रहा था जैसे हो रहा था वैसे ही होगा, बस जल्दी हो। इक्विलिब्रियम 1 घंटे में आता था, कैटलिस्ट आएगा 10 मिनट में आएगा। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये वर्ड लिखना, कैटलिस्ट लिख लिया आपने, नेक्स्ट पॉइंट पे रिएक्शन लिखना, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। यहां पे इन शब्दों को लिखना, प्रमोटर, पॉइजन। अब बच्चा मुझसे कहे कि सर क्या दुनिया में ऐसे हर रिएक्शन का कैटलिस्ट हमें याद करना? बिल्कुल नहीं याद करना। आप सबकी सिलेबस में जितनी रिएक्शंस के कैटलिस्ट पढ़ाते पढ़ाते आ जाए बस उनको याद कर लेना, अलग से कैटलिस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को H2SO4 का प्रिपरेशन मेथड बताते हैं, तो उसमें जो कैटलिस्ट आता है मतलब जो आपके सिलेबस में पढ़ाते पढ़ाते आ जाए वो याद कर लो, अलग से कैटलिस्ट याद करने की आवश्यकता। जैसे आज मैंने हैबर प्रोसेस का बता दिया बिकॉज दिस इज ऑल्सो योर सिलेबस। हेलो, चलेगा? तो इसका कैटलिस्ट याद रखो, इसका प्रमोटर याद रखो, और पॉइजन का तुमने ट्रिक बता ही दिया, जो जो इंसान के लिए पॉइजन होते हैं सब पॉइजन होंगे। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन लिख लिया, नीचे लिखना प्रमोटर, which enhances the working action of catalyst, which enhances the working action of catalyst। ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के वर्किंग एक्शन को इनहेंस करते हैं, ये बहुत जरूरी है। खुद कैटलिस्ट नहीं है, खुद कैटलिस्ट, लेकिन वर्किंग एक्शन को इनहेंस कर देते हैं। अब एक बड़ा प्यारा सवाल बच्चा मुझसे कहता है, सर आज यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है? आयरन। प्रमोटर कौन है? तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि मॉलिब्डेनम कभी कैटलिस्ट नहीं बन सकता? ना, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं इस रिएक्शन में नहीं बन सकता। कैटलिस्ट बहुत स्पेसिफिक होता है, जिस रिएक्शन का कैटलिस्ट है वो उसी में होगा। आज अगर यहाँ का कैटलिस्ट आयरन है तो इसका मतलब ये नहीं दुनिया के हर रिएक्शन कैटलिस्ट आयरन है। कैटलिस्ट स्पेसिफिक है, सिलेक्शन करता है कि मैं तुझे कैटलाइज करूंगा तुझे नहीं करूंगा, इसे कहते हैं स्पेसिफिक नेचर। वो स्पेसिफिक है, सिलेक्शन करता है। हेलो,
तो वो हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है कि इस रिएक्शन का ये कैटलिस्ट, इसका कैटलिस्ट नहीं है। मॉलिब्डेनम इस रिएक्शन का कैटलिस्ट नहीं है। मतलब आज जो किसी रिएक्शन का प्रमोटर है वो किसी रिएक्शन का कैटलिस्ट बन, इज दिस क्लियर? लेकिन उस रिएक्शन का वो कैटलिस्ट, ये छोटी छोटी बातें समझ पा रहे हैं? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटर विच इनहेंसेस द वर्किंग एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। फिलहाल अभी कौन है वो? मॉलिब्डेनम। डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइजन। तो यहाँ पे आपको एसेंशियल रीजन का सवाल मिल जाता है। मुझे याद है अपना जो एसआरजी वाला पेपर था उसमें ऐसा फ्रेम किया था कि अपने को सिलेक्ट करना है इनमें से कौन पॉइजन है। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई पॉइजनस इंसान के लिए है तो वो भी कहीं ना कहीं पॉइजन होने वाला है रिएक्शन के लिए। लेकिन अब पॉइजन, substances which reduces the working action of catalyst, substances which reduces the working action of catalyst। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 5 स्टार बना के, substances which is poisonous to human, substances which is poisonous to human also act as poison, also act as poison for reaction। मैंने बस एक फैक्ट बताया आपको, ऐसा पाया गया कि जो सब्सटेंसेस इंसान के लिए जहरीले हैं, पॉइजनस हैं, वो रिएक्शन के लिए भी पॉइजन काम करते हैं। मतलब वो कैटलिस्ट के वर्किंग एक्शन को घटा देते हैं। तो जो जो सब्सटेंसेस आप पॉइजनस जानते हैं याद नहीं करना। ऐसे मैंने आपके सामने 2-3 एग्जांपल लिखा, ऐसे कुछ भी अगर आ जाए तो सोचना हाँ एक बार ये उसका पॉइजन हो सकता है। दैट्स इट, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कैटलिस्ट कैसे काम करता है क्लियर है। कैटलिस्ट, इनहिबिटर, प्रमोटर, पॉइजन क्लियर है। हर रिएक्शन का क्या क्या होगा वो सारी बातें क्लियर। सारे कैटलिस्ट याद करने की आवश्यकता, जो जो आपके सिलेबस में आते जाएं जहां जहां उसको बस याद कर लो, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट पॉइंट पे ये वाला ग्राफ बनाना बच्चों। एक ग्राफ है आपका कैटलिस्ट के साथ, एक ग्राफ है इनहिबिटर के साथ, और एक ग्राफ व्हाइट वाला विदाउट कैटलिस्ट। तो अगर कोई मुझसे कहे कैटलिस्ट क्या है तो मैं एक लाइन में कहूंगा कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के जीवन में आता है, उसे नई राह दिखाता है, जिससे उसका बनना पहले से आसान हो जाता है, क्योंकि अब उस राह में चल के एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो पहले बन रहा था वो नहीं बनता। नाउ दिस टाइम इट इज मच इजियर टू प्रिपेयर, क्योंकि अब उसका कॉम्प्लेक्स की एनर्जी घट चुकी है, क्योंकि वहां रिएक्शन में खुद एनर्जी रिलीज हो रही थी। चलेगा बच्चों। वहीं पे एक दूसरा सब्सटेंस है इनहिबिटर, वो राहों को और मुश्किल कर देता है। हेलो बच्चों, लिख लिया होगा, चलिए। तो इस प्रकार से कुछ हमने छोटी छोटी बातें कैटलिस्ट की करी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में फिर से, चलेगा। अब यहाँ पे सरफेस में बस एक वर्ड और रह जाता है, कैटालिसिस कितने टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो एक बार हो सके तो इसको खुद से रीड करना। सेम फेज में है, मतलब गैसियस गैसियस गैसियस, और कैटलिस्ट भी गैसियस है तो होमोजीनियस। अगर सॉलिड 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 जैसा भी है, और अगर डिफरेंट फेज उसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं। मैं फिर कहूंगा रिएक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस कंसेप्ट याद करना। दो प्रकार के कैटालिसिस होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। कैटालिसिस कैसे काम करता है, कितनी थ्योरी है, क्या क्या कैटालिस्ट के गुण है, क्लियर है बच्चों। अब एक छोटा सा पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला, जो इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा, चलेगा। अब आते हैं अपनी फिर से काइनेटिक्स में। कहानी कुछ ऐसी चल रही थी। एक्टिवेशन एनर्जी को बदलने के कितने फैक्टर हैं? दो। कितने फैक्टर हैं? नंबर 1 रिएक्टर, नंबर 2 एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट, हाँ या ना। कैटलिस्ट कैसे ईए को बदलता है, क्या सबको क्लियर है? अब आपसे पूछता हूं, कैटलिस्ट ईए को घटाता है कि बढ़ाता है? कैटलिस्ट ईए को, अगर कभी सवाल बोलेगा कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, क्या दोनों का मतलब समझ गए? कैटलाइज्ड रिएक्शन का ईए घटा हुआ मानोगे बढ़ा हुआ? डन। कैसे आएगा सवाल बताऊंगा, फिलहाल सबने ग्राफ बना लिया। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिजन थ्योरी, बोलो हाँ या ना। कॉलिजन थ्योरी में कितने बैरियर थे? दो। नंबर 1 एनर्जी बैरियर, नंबर 2 एनर्जी बैरियर में एनर्जी बैरियर समझ गए। ये कितने कितने फैक्टर पे डिपेंड करता, ईएएफ क्या है, ईएबी क्या है, डेल्टा एच क्या है, सारा फंडा क्लियर है। कितने स्टेप रिएक्शन क्या, वो सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है दूसरा बैरियर, जिसका नाम है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर हम फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते, क्योंकि ओरिएंटेशन बैरियर का पूरा खेल आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। कैसे?
इस वाले कार्बोकैटायन पे अटैक 1 डिग्री 2 डिग्री, समझ पा रहे क्या? एग्जैक्टली कहां अटैक हो, इसका पूरा किस्सा कहां पढ़ाते हैं? ओसी। मैं बस ये कहना चाहता हूं, क्या जरा सुनिएगा, ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन। क्या मतलब है? यानी अगर किसी रिएक्शन को होना है तो उसके अंदर सफिशिएंट एनर्जी का होना भी जरूरी है। अब एनर्जी तो बहुत है लेकिन डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है तो भी रिएक्शन होने वाला नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है A2, एक दूसरा मॉलिक्यूल है B2, और दोनों की रिएक्शन से क्या बन रहा है? AB। अरे मान लो, पल भर के लिए मान लो, A2 और B2 से रिएक्शन तभी होता जब दोनों का हेड ऑन कॉलिजन होता। कैसा होता? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में 10 की पावर 25, 10 की पावर 28 के कॉलिजन हो रहे हैं। क्या गारंटी है सारे के सारे ऐसे होंगे? कोई गारंटी। और क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, यहीं पे कर्म जन्म लेता है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या नाम है? जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, और जिसे हम बोला करेंगे स्टेरिक फैक्टर। क्या बोलेंगे? आज इतने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, सुनो ना बच्चों, मुझे क्या सिखाना है वो सुनिएगा। आज इतने मॉलिक्यूल सारे के सारे प्रॉपर डायरेक्शन में टकराए, क्या कोई जरूरी है? बोलो ना यार। लेकिन जो ऐसे टकराएंगे वही प्रोडक्ट बना, लेकिन जो टक्कर ऐसे नहीं हुई वो प्रोडक्ट बनाने वाले, मतलब मान लो टक्कर ऐसे हुई, मान लो, तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा? पक्का ना? अब सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि रिएक्शन होने के लिए एनर्जी का होना भी और डायरेक्शन का होना भी, ये वही वाली बात है कि मैंने कहा सिलेक्शन थ्योरी में पॉइंट नंबर 1, बच्चे का 18 घंटे पढ़ना जरूरी है। एक बच्चा साल भर 18 घंटे पढ़ा, साल भर, न दिवाली न दशहरा न होली न ईद, खूब पढ़ता था भाई साहब, लेकिन अंत में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लोगों ने पूछा क्यों नहीं हुआ, तो पता चला पढ़ता तो था मगर कुछ और पढ़ता था। तो पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, और एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलना भी जरूरी है। अब सुनना ध्यान से, कितने मॉलिक्यूल प्रॉपर डायरेक्शन में टकराएंगे, यहीं पे टर्म आएगा जिसका नाम रखा गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या नाम रखा गया? लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, ओरिएंटेशन पर एक लाइन लिख लो। फॉर रिएक्शन टू अकर, for reaction to occur, molecule must collide in proper direction. For reaction to occur, molecule must collide in proper direction. Must collide in proper direction. देखना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखना, P को हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर। लिख लेना, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एक मिनट, प्रोबेबिलिटी समझते हैं क्या? मैंने कहा आज बारिश होने की संभावना है 99%, तो बारिश होगी नहीं होगी? लेकिन बारिश होने की संभावना कल है मान लो 70%। सुनना, कल बारिश होने की संभावना है 70 मान लो, और आज है 90। बारिश कल होगी आज होगी? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस कहां ज्यादा है? अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बातें हो रही, राइट? जब मैं अरहेनियस में आऊंगा समझाऊंगा। फिलहाल पी का मतलब क्या बोला गया? प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और इसे हम एनसीईआरटी में स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, स्टेरिक फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट पी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। नीचे लिखना टू रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन बैरियर। तो ओरिएंटेशन बैरियर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक फैक्टर बनाया जिसका नाम रखा पी। चलेगा बच्चों? बच्चों आगे चल के जब पी आए तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, ओरिएंटेशन की। चलेगा? ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट में आप सबका ध्यान चाहिए। क्या ऐसा आपने सुना था मॉलिक्यूलरिटी में कि 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल टकराए, इसकी संभावना बहुत रेयर है? आज एक्सप्लेन कर पाओगे क्या? सर अगर रिएक्शन को होना है तो प्रॉपर डायरेक्शन में टकराना जरूरी है। अरे यार, प्रॉपर हेड ऑन कॉलिजन होने की संभावना बहुत कम है। सोचो अगर 3 मॉलिक्यूल होते तो प्रॉपर डायरेक्शन टकराने की संभावना कितनी कम होती? क्योंकि उसकी संभावना बहुत कम है। यही कारण है एनसीईआरटी कहता है कि 3 और मोर देन 3 मॉलिक्यूल कोलाइड साइमल्टेनियसली इज वेरी वेरी रेयर इवेंट। ये बहुत रेयर इवेंट होगा यार, इतने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, इतना रैंडम मोशन हो रहा है, हाउ यू कैन से दे हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन? हाँ या ना? फिलहाल कॉलिजन थ्योरी को अगर मैं कुछ एक लाइन में समअप करूं तो क्या कहूंगा? कॉलिजन थ्योरी कहती है अगर किसी रिएक्शन को होना है तो कॉलिजन का होना जरूरी है, लेकिन केवल कॉलिजन होने से प्रोडक्ट बनने वाला, उसके अंदर सफिशिएंट एनर्जी भी होनी और प्रॉपर डायरेक्शन भी होना। डायरेक्शन का सारा किस्सा कहां पढ़ाते हैं? ओसी में। बस याद रखना, मुझे शब्द से मतलब था कि मैं अब अगर कभी बोलूं प्रोबेबिलिटी फैक्टर तो समझ जाने किसको रिप्रेजेंट कर रहा,
ओरिएंटेशन बैरियर को। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कहानी आगे बढ़ाएं क्या? कहानी कुछ ऐसे चल रही थी, ये हम लोग काहे की फैक्ट्री थी, अपनी रफ्तार 100 थी, 100 से 500 करना था। तो पता चला कि भाई साहब सुनना, अभी तक कहा क्या आपने सीख लिया, 100 से 500 करना है, तो किसी ने रेट लॉ लिख के बताया, तो रेट लॉ में पता चला हाइड्रोजन पावर 1, तो हाइड्रोजन करोगे दुगुना तो रफ्तार होगा। हेलो, लेकिन हाइड्रोजन खरीदने के लिए पैसे चाहिए और आप पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे, बोले एक नया पैसा नहीं खर्च करना। अरे हाँ या ना? अब आपने कुछ नया ढूंढना शुरू किया, बोले कुछ नया देखते हैं। मैंने कहा अगर आप रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं तो समझना पड़ेगा रिएक्शन होती क्या। हमने रिएक्शन होते हुए समझ लिया। अगर समझा तो मुझे एक चीज बता दो, अगर कभी भी कोई रिएक्शन होगी, अगर कभी भी, तो कॉलिजन का होना जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, कॉलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन भी, ऐसा मैं कह रहा हूं, कॉलिजन थ्योरी कह रही है, चलेगा। खूब कॉलिजन हुए, मान लो खूब कॉलिजन, खूब कॉलिजन, लेकिन सारे के सारे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन थे, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? लेकिन अगर टकराएंगे ही नहीं, अगर, तो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? सुनना, एक बर्तन में 100 मॉलिक्यूल, एक बर्तन में 1,00,000 मॉलिक्यूल, एक बर्तन में, एक में, मान लो, कहां प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे? क्यों क्यों क्यों? मुझे वो शब्द सुनना है, क्यों क्यों क्यों? क्यों वहां तो ज्यादा मॉलिक्यूल है सर? क्योंकि कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर प्रोडक्ट बनेगा तो कोलिजन होना चाहिए। सर जहां 100 है वहां तो टक्कर ही कम होगी, जब टक्कर ही कम होगी तो बनने की संभावना भी तो, अगर यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा है, हाँ बैरियर भी ज्यादा होगा, लेकिन संभावना बनने की भी तो ज्यादा है ना। यानी जब भी मैं कहूं आर ओ आर, क्या बोलूं? तो कॉलिजन थ्योरी से आपको सोचना है आर ओ आर बढ़ाना है, आर ओ आर, तो कॉलिजन को बढ़ाना पड़ेगा। कॉलिजन बढ़ेगा मतलब जेड बढ़ेगा, जेड का मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, याद है? कॉलिजन बढ़ेगा जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ेगा? किसकी संभावना बढ़ेगी? इफेक्टिव कॉलिजन की संभावना। बोलो हाँ या ना? और अगर ये बढ़ेगा तो मुझे लगता है आरओआर बढ़ेगा, यस और नो। अब हम सीखने वाले हैं आरओआर कैसे बढ़ाएं। शुरू में 3-4 छोटे छोटे फैक्टर हैं, चलेगा, लेकिन वो भी डिस्कस कर दो वरना फिर आप गलत वही करते हो। हेलो, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग आरओआर, फैक्टर्स अफेक्टिंग आरओआर। अब हम आरओआर रफ्तार को कैसे बढ़ाएं, इन सभी पहलुओं बातें कर रहे हैं। अब हम एक नियम बना के चलेंगे, जो पढ़ेंगे अपनी फैक्ट्री में अप्लाई करेंगे, जो पढ़ेंगे अप्लाई करेंगे, चलेगा? अरे चलेगा। आओ कुछ कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, और जब भी रफ्तार बढ़ाना है आपको इसी रूल को फॉलो करना है। किस रूल को? किस रूल को बच्चों? किस रूल को? किस रूल को? चलेगा। चलो आपसे एक सवाल पूछता, पूछ लो क्या? मुझे बताओ, अगर आप रिएक्शन कराओ तो कोई सब्सटेंस सॉलिड फेज में है, कोई सब्सटेंस लिक्विड में है, कोई सब्सटेंस गैस है, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा आरओआर कहां होगा? क्यों होगा? क्योंकि वहां नंबर ऑफ कॉलिजन, अच्छा कॉलिजन ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। सर ज्यादा बने ना बने, मगर बनने की संभावना तो, बोलो हाँ या ना? यानी सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा आरओआर किसका होगा? उसके बाद, उसके बाद, अब आपने जो पढ़ा अपनी फैक्ट्री में अप्लाई किया, तो आपने कहा भाई साहब पता करो अपनी फैक्ट्री में अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब किसमें है, मतलब आपके हिसाब से गैसेस में आरओआर सबसे ज्यादा होना, लेकिन आपकी फैक्ट्री में सब पहले से क्या था? यानी ये कंसेप्ट आपके फैक्ट्री में चलने वाला। अरे हाँ या ना? लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट जल्दी जल्दी, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो कॉलिजन थ्योरी ने हमें सिखाया कि अगर आपको आरओआर बढ़ाना है तो रिएक्टेंट को सॉलिड लिक्विड गैस में किस फेज में लेना पड़ेगा? गैस में। सिंपल सी बात है। आओ चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। बच्चों एक सवाल का जवाब देना, पूछ लो क्या? अरे पूछ लो क्या? अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया, क्या बढ़ाया? कंसंट्रेशन समझते हैं? कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाओगे? दो रास्ते हैं, या तो बढ़ा दो मोल या तो घटा दो। चलो कंसंट्रेशन बढ़ाओ। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, पूरी क्लास, अगर कंसंट्रेशन, जनरल बातें कर रहा हूं, कंसंट्रेशन, तो जेड बढ़ नहीं बढ़ेगा? जेड बढ़ा मतलब क्या बढ़ा? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। टेक्निकल भाषा बोलो ना, वरना फिर एसेंशियल समझ में नहीं आएगा। कंसंट्रेशन बढ़ा मतलब जेड, मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, चलेगा। अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो बताओ क्या आरओआर बढ़ेगा? एक लाइन कहता हूं, समझ में आए तो हाँ कहना, कह दो क्या? दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है, दुनिया में
कंसंट्रेशन बढ़ाने से उनका आरओआर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से उनका आरओआर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना। फॉल्स की ट्रू? फॉल्स कह रहे हो? शायद आपने जीरो ऑर्डर सुना है। और अगर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है, अगर रिएक्शन का ऑर्डर, तो अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रफ्तार बदलने वाली। आप जान के हैरान हो जाओगे जो मैं अगला पॉइंट बोलने वाला हूं। बोल दूं? दुनिया की जितनी रिएक्शन थी उनमें जब कंसंट्रेशन बढ़ाया गया, किसी की रफ्तार बहुत ज्यादा बदलती थी, किसी की रफ्तार बहुत ज्यादा बदलती थी, किसी की रफ्तार बहुत कम बदलती थी। ऐसा पाया गया दुनिया की हर रिएक्शन में थोड़ा बहुत रफ्तार में अंतर तो जरूर आया। थोड़ा बहुत रफ्तार में अंतर तो, हाँ, क्योंकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, परफेक्टली जीरो ऑर्डर, तो नेचर में होती ही नहीं है। अगर आप जीरो ऑर्डर कहते हो मतलब आप कहना चाहते हो आर बराबर के इंटू ए की पावर जीरो, हाँ या ना? परफेक्टली जीरो। अच्छा एक बात, ऑर्डर कंडीशन के बदलने से बदलता है? ऑर्डर कंडीशन के बदलने से एक मोमेंट पे जीरो है मान लो, अगर आपने कंसंट्रेशन बदला, क्या पता उसका ऑर्डर बदलने लगे। हेलो, अगर कभी किसी का ऑर्डर निकाला गया तो 0.0001 आया, हाँ जीरो के करीब है लेकिन फिर भी परफेक्टली जीरो। अरे रत्ती भर तो फर्क आएगा ना। इसीलिए कहा जाता है जनरली, क्या कहा जाता है? अगर आपके सामने कभी बोला जाए कंसंट्रेशन बढ़ाने से आरओआर बढ़ेगा, तो कहना हाँ कंसंट्रेशन बढ़ाने से आरओआर बढ़ेगा। अगर सवाल कह दे जीरो ऑर्डर, तो ही कहना नहीं बढ़ेगा। मैंने क्या बोला समझ पाए क्या? कॉपी में लिखाता हूं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, जैसे बोलो वैसे लिखना। कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, आरओआर इंक्रीजेस। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आरओआर बढ़ेगा। इसीलिए इस स्टेटमेंट को हमेशा सही माना जाता है। कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, आरओआर। क्या इससे हम कॉलिजन थ्योरी समझा पाएंगे? कंसंट्रेशन ज्यादा तो मॉलिक्यूल, अरे बोलो ना, तो टक्कर भी, तो प्रोबेबिलिटी भी, तो आरओआर भी। अब हो ही जाए कुछ इन जनरल ऐसा होना चाहिए, हाँ या ना? कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, आरओआर इंक्रीजेस। नीचे लिखना, फॉर परफेक्टली जीरो ऑर्डर, फॉर परफेक्टली जीरो ऑर्डर, फॉर परफेक्टली जीरो ऑर्डर, आरओआर, आरओआर is independent of, for perfectly zero order, ROR is independent of concentration। तो सवाल में अगर बोल दे क्लियर कट शब्दों में फिर तो मान लेना, लेकिन नहीं बोले तो याद रखना सर ने कहा था परफेक्टली जीरो ऑर्डर नेचर में नहीं है, उसके हिसाब से याद करने। अरे यूं तो बड़ी मुश्किलों से होती है, याद है कि नहीं याद है? यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, जीरो ऑर्डर बड़ी मुश्किल से होती है, और परफेक्टली जीरो ऑर्डर सच में बहुत रेयर है मेरे भाई। तो जब तक सवाल ना बोले तब तक मानना नहीं है। इज दिस क्लियर? चलो एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, सब लोग बोर्ड में आओ जरा। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, अच्छा एक मिनट, आपने जो पढ़ा फैक्ट अप्लाई करना। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से आरओआर बढ़ता है, पर कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो नाइट्रोजन खरीदना पड़ेगा, हाइड्रोजन खरीदना, लेकिन आप एक नया पैसा खर्च करना। आपने कहा ये भी तरीका हमारी फैक्ट्री में चलने वाला, कुछ नया पढ़ाओ सर। आओ चलते हैं थर्ड पॉइंट में। प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं इस बर्तन में गैसेस भरी है, मान लो बच्चों सैटरडे इफेक्ट है क्या ये मान लेते हैं हमारे सामने गैसेस भरी है, क्या भरी है? गैसेस। अब ये जो गैसेस है इनका आपने प्रेशर बढ़ाया, बढ़ाओ प्रेशर। प्रेशर कैसे बढ़ाओगे? दो तरीके, या तो और गैस भर के बढ़ाओगे या तो वॉल्यूम, हाँ या ना? अभी आपने वॉल्यूम कम किया, मान लो जब वॉल्यूम कम किया तो बताओ गैसेस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे दूर दूर? नहीं सुनाई दिया? प्रेशर के बढ़ाने से गैसेस मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो टक्कर बढ़ेगी घटेगी? जेड बढ़ेगा, पी बढ़ेगा, आरओआर पक्का? यानी आप ऐसा कहना चाहते हो प्रेशर के बढ़ाने से आरओआर बढ़। अब आप जो पढ़ते थे फैक्ट्री में लगाते थे, तो हमने कहा प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटाओ, प्रेशर बढ़ाओ, लेकिन उसके लिए पिस्टन वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा और उसके लिए पैसे खर्च करने, और आप पैसे खर्च करना। आपने कहा सर कुछ नया बताओ, ये भी नहीं चलेगा। मतलब आप चाहते हो तो क्या, देख देख के रेट बढ़ाना चाहते हो क्या? मतलब फैक्ट्री को देखो, अरे लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर लिखो। नेक्स्ट पॉइंट प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर लिखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर आरओआर इंक्रीजेस। अब एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, बताओ ये ऑलवेज ट्रू होगा कि वही जीरो ऑर्डर वाला खेल चलेगा? सोचो 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 सोचो। अरे लाला, प्रेशर का बदलना यानी कंसंट्रेशन का बदलना भूल मत जाना, रेट लॉ में एक्टिव मास बोला था।
और एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन भी है, प्रेशर भी है। अरे हाँ या ना? चलो छोड़ो, आप तो ऐसे सोचो ना, प्रेशर बढ़ाया मतलब वॉल्यूम घटाया, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाया मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने से आरओआर हमेशा बढ़ता है। हाँ बढ़ता है, लेकिन जब सवाल बोलते परफेक्टली जीरो ऑर्डर, क्या बोल दे? तो फिर रूल चलने वाला। कॉलेज में थ्योरी में थ्योरी के सवाल आते हैं, इसलिए हम थ्योरी के हिसाब से सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। राइट राइट। आ जाओ जरा सब लोग बोर्ड पे। अब आप मुझे बताओ, कैटलिस्ट तो आप मुझे बता दोगे, कैटलिस्ट के आने से आरओआर बढ़ता है घटता है? नहीं सुनाई दिया? एक बार एक्सेप्शन भी था, घटा था। सर वो कलंक है कैटलिस्ट के नाम पे जो घटा दे? अरे हाँ या ना? उसे क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। There is nothing like negative catalyst as per NCERT. Is this clear? लिखो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इंक्रीजेस आरओआर। कैसे बढ़ाता है? फूंक मार के, बाय डिक्रीजिंग ईए, बाय डिक्रीजिंग ईए। अभी आपने सुना, फिर आपने कहा फैक्ट्री में लगाओ लगाओ लगाओ, तो आपके लोग आए बोले सर कैटलिस्ट लगाओ ना सर, रफ्तार बढ़ाओ। तो आपने कहा कैटलिस्ट से क्या लाना पड़ेगा? बोले सर आयरन। क्या लेना पड़ेगा? और सर थोड़ा और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, मॉलिब्डेनम लाओ। आपने कहा लाओ जरा फ्री में मिल जाए तो। बोले सर फ्री में कहां सर? आपने कहा नहीं, एक नया पैसा खर्च करना, ये भी कैंसिल हो गया। फिर आपको एक नई रिसर्च पता चली। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोजर टू रेडिएशन। आपको एक रोचक बात बताता हूं, बताऊं क्या? बताऊं बच्चों? दुनिया में कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, जरा देखना, दुनिया में कुछ रिएक्शन कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं, ऐसी। H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl। देखो जरा, अगर आप इस रिएक्शन को नॉर्मल कंडीशन में कराओ और इसकी रफ्तार है x, कितनी है मान लो। अब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा धूप दिखा दो, क्या दिखा दो? धूप समझते हैं ना, रेडिएशन। राइट। अगर आपने इसी रिएक्शन को थोड़ा सा धूप दिखा दिया, क्या दिखा दिया? धूप का मतलब मैं यहां लिख देता हूं H, नहीं लिख दो क्या? नीचे लिख रहा हूं। जैसे आपने इसे धूप दिखाया, किताबें कहती हैं, किताबें कहती हैं जैसे ही इस पे फोटोन आता है, जैसे ही इसे धूप दिखा दो, मैंने इसे धूप दिखा दो बोला, ठीक, जैसे फोटोन आता है इस रिएक्शन की जो रफ्तार है कई लाख गुना बढ़ जाती है। 2 गुना 4 गुना नहीं, कई लाख गुना। किताबें 10 की पावर में कहती हैं रफ्तार बढ़ जाती है। मतलब दुनिया में कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जिनकी रफ्तार मात्र धूप दिखाने से बढ़। ये मेथड आपको अच्छा लगा? आपने कहा अरे फैक्ट्री को धूप दिखाओ, फैक्ट्री को धूप दिखाओ। आपके जो फैक्ट्री में काम करते हंसने लगे, बोले सर पूरा तो सुन लेते। वो केवल केवल काम करता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में। कहां काम करता है? तो जो रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उनमें आप धूप दिखा के भी रफ्तार बढ़ा सकते हो। हेलो। लेकिन आपकी जो फैक्ट्री थी काहे की थी? अमोनिया की। और वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कुल मिला के जितना पढ़ा अभी कुछ भी प्रैक्टिकल में यूज नहीं हुआ। आप अभी भी तलाश में थे ऐसा करे तो क्या करे कि रफ्तार बढ़ जाए। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोजर टू रेडिएशन है। अभी अभी बढ़ाते रफ्तार, बेटा ऐसा मन नहीं बदलते। लिखिए जरा, एक बार जो निर्णय कर लिया करके रहेंगे, फैक्ट्री खोल दी तो चलाएंगे ऐसे कैसे? रफ्तारी तो बढ़ानी है, कौन सी बड़ी चीज है? देखो, धूप भी दिखा दिया, सब कर दिया, लेकिन अभी भी रफ्तार बढ़ी। अब आपके सामने एक नई रिसर्च आई, और वो जो नई रिसर्च थी बड़ा चौंकाने वाला था। वो रिसर्च क्या थी? लिखना जरा, लिख लिया होगा सबने? बस लिख लो इतना, इसलिए बता रहा हूं सवाल आता है। देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच इंक्रीजेस रेट ऑन एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो वो सुना हो कभी तो स्ट्राइक कर जाए बस, है ना? हाँ ये सच है कि रेडिएशन के स्ट्राइक करने से रफ्तार बढ़ जाता है। आप लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पूरा पढ़ते हो, पूरा आपका उसी का सिलेबस है। राइट। हेलो। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले 2 दिनों से सब कुछ पढ़ा रहा हूं, जानते हो क्यों? ताकि ये पढ़ा पाऊं जो अब पढ़ाने वाला हूं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जल्दी से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मुझे आज ही क्लास खत्म करनी होती तो मैं कैटलिस्ट सीधे बताता और सीधे टेम्परेचर पढ़ाता, लेकिन क्योंकि मुझे क्लास अभी और मिल रही थी, मैंने कहा हर चीज कर दे, क्यों छोड़े। तो इसलिए मैंने उसको सारा जो आपका सरफेस का हिस्सा था वो कवर किया। इन केस मान लो ऐसा होता कि मुझे आज ही खत्म करना, कुछ भी हो जाए, तो फिर मैं सीधे क्या कराता, वहां पे कैटलिस्ट का ग्राफ और टेम्परेचर, दैट्स इट, चलेगा। यानी अब जो पढ़ाने वाला हूं मेन मुद्दा है, ध्यान सुनना। अब ये नहीं थक गया सर, अब तो हो गया आज का, आपका ध्यान चाहिए। अब टेम्परेचर के बदलने से आरओआर कैसे बदलता है सुनिएगा। तो टेम्परेचर के बदलने से आरओआर कैसे बदलता है, इसे मैं 3 हिस्सों में बताऊंगा। सबसे पहले आपको 2 फैक्ट बताऊंगा। सबसे पहले आपको 2, अच्छा फैक्ट समझते हैं क्या? जैसे मैंने कहा पता साइबेरिया में, तो बता, अरे अच्छा ऐसा होता है क्या? वही वाली बात है कि मैंने कहा, जैसे मैंने कहा माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर, है तो है। तो पूछोगे सर क्यों है? है तो है, अरे हाँ या ना?
तो सबसे पहले आपको दो फैक्ट, कितने फैक्ट बताऊंगा? पहले दोनों फैक्ट को मान लेना, हाँ ऐसा होता है, ये सच है जीवन का, पहले मान लेना। क्यों? ताकि सवाल करने शुरू कर दे। हेलो, सबसे पहले दो फैक्ट बताऊंगा। सब लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि साइंस पढ़ रहे हैं? और साइंस में कहीं ना कहीं हर फैक्ट का कारण होता है। कई बार सिलेबस के दायरे में रह के नहीं बताते, लेकिन कारण जरूर होता है। तो सबसे पहले दो फैक्ट बताऊंगा, फिर आपको एक एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा, जहां से उस दोनों फैक्ट को आया आया कैसे वो बताऊंगा। जब दोनों सीख जाओगे तो फिर आखिरी में आपको एक साइंटिस्ट की कहानी सुनाऊंगा। इन तीन हिस्सों में हम पढ़ने वाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पढ़ना शुरू कर दे क्या? सबसे पहले आपको दो फैक्ट बताता हूं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सीक्वेंस इन तीन टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले दो फैक्ट, देन एक्सपेरिमेंट एंड देन आर्हेनियस इक्वेशन। लिखिएगा सबसे पहले फैक्ट नंबर 1, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूं? फैक्ट, मतलब उसे मानना पड़ेगा। हेलो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने से, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आर इंक्रीजेस ऑलवेज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर इंक्रीजेस। इंटरेस्टिंग ये नहीं, इंटरेस्टिंग ये है, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक, चाहे तो वो एक्सो हो चाहे तो वो एंडो, वेदर इट इज एक्सो और एंडो, दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एक्सो हो चाहे, टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, उसके जहन में कुछ भूली बिसरी यादें, कुछ छोटी छोटी यादें याद आ रही थी। उसे एक चैप्टर इक्विलिब्रियम याद आ रहा था। उसने उस चैप्टर में पढ़ा था ली चैटलियर प्रिंसिपल, लॉकअप प्रिंसिपल उसने सुना था, और उसे वो बातें याद आ रही थी। अरे अरे, वहां तो ऐसा पढ़ाते थे, दुनिया में कुछ रिएक्शन एक्सो होती है, कुछ रिएक्शन एंडो होती है। उसे अच्छे से नहीं याद आ रहा था, मगर उसे इतना याद आ रहा था, ऐसा हमें पढ़ाते थे, टेम्परेचर के बढ़ाने से कोई फॉरवर्ड तो कोई बैकवर्ड जाता है। याद आ रहा है? वो भी नहीं याद आया? इतना तो याद आता है आपको यार, है ना? इतनी तो यादें ताजा हैं आपकी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से दुनिया में कुछ रिएक्शन ऐसी है जो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है और कुछ बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। सुना है क्या? वो बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? हमने तो पढ़ा है टेम्परेचर के बढ़ाने से कुछ आगे जाती है कुछ, और आप तो कहते हो हमेशा आर आर बढ़ जाता। मैंने कहा लाला वो बात अलग है, ये बात अलग है, वो बात अलग है, ये बात। मैं ये नहीं बता रहा हूं टेम्परेचर के बढ़ाने से कौन कहां जाती है, मैं तो ये पढ़ा रहा हूं जिसको जहां जाना है जाने दो, जिसको जहां जाना है जाने दो। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से वो जिधर जाती है रफ्तार बढ़ जाती है। यानी अगर उसे फॉरवर्ड शिफ्ट होना है तो फॉरवर्ड जल्दी जाएगा, अगर बैकवर्ड शिफ्ट होना है तो बैकवर्ड जल्दी जाएगा। मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कहां जाएगा, जिधर जाना है जाए, मगर जल्दी जाएगा। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, लिखना जरा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर इंक्रीजेस ऑलवेज, वेदर एक्सो और। अगला, जब आपने फैक्ट सुना तो आपने तुरंत फैक्ट्री में फोन लगाया। लिखो जरा दूसरा फैक्ट। अरे लग, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, कितने से बढ़ाया? अच्छा सुनो ना, जो टेम्परेचर का अंतर होता है, चाहे सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो, बराबर होता है। सही कह रहा हूं? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, टेम्परेचर या तो आप 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो या 10 केल्विन से बढ़ा दो। कितने से? या तो 10 डिग्री या तो 10। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10, आर इंक्रीजेस, आर बाई 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना तक रफ्तार बढ़ जाती है। मात्र 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाइए, रफ्तार 2 से 3 गुना हो जाती है। आपकी ख्वाहिश कितने गुना की थी? अरे 100 से 505 गुना ना? अरे हाँ या ना? भाई साहब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ। अच्छा, अमोनिया में एक्सो है एंडो है, हमें क्या पता? अरे हाँ या ना? अभी हमें कुछ नहीं पता, समझ पा रहे क्या? वो क्या होगा, वो लॉकअप का, ली चैटली प्रिंसिपल का किस्सा है। अभी फिलहाल 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो रफ्तार कितने गुना? 2 से। या आपको पता चला यार 10 में 2 गुना, 2 गुना मान लो तो 20 में। अरे यार 10 और बढ़ाओ, 2 का 2 गुना 4 गुना, 4 का 2 गुना, अरे 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, हाँ या ना? 5 गुना की ख्वाहिश थी, 8 गुना रफ्तार पाओ, या सोनो? आपने तुरंत फोन किया फैक्ट्री, बोले लगा दो आप फैक्ट्री में।
अरे टेम्परेचर बढ़ाना है ना, नहीं समझ पाए। आपने कहा लगा दो आग फैक्ट्री में, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के अब यहाँ पे आपने फैक्ट्री में लगा दी आग। समझ पाए क्या? नहीं, बहुत टेंशन दे रहा था, पैसा भी नहीं खर्च करना चाह रहे, रफ्तार बढ़ाना चाह रहे हैं। अब एक ही चीज मिला, टेम्परेचर, आपने कहा लगा दो आग फैक्ट्री में। आइए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अब फैक्ट्री मांग लेंगे, यहाँ फोकस करेंगे। ठीक, कितने गुना बढ़ेगा? 2 to 3 टाइम। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान चाहिए। अगर मैं किसी रिएक्शन का रेट लो, जल्दी से वापस आया करो, हंसती रहता 2 मिनट और हंस लो। एक बार शुरू हो जाते तो रुकते ही नहीं फिर है। आइए जरा, अगर आप सबको रेट लॉ याद हो, हम कैसे लिखते थे? आर बराबर के इंटू ए, हाँ या ना, की पावर समथिंग, राइट? अच्छा बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या कंसंट्रेशन बढ़ जाता है? अपने आप 10 ग्राम 100 ग्राम हो जाएगा, है ना? चीनी गरम गरम के करके चीनी की फैक्ट्री खोल लो आप, तो 1 किलो ले आएंगे सर, गरम करते करते फैक्ट्री खुल जाएगी। कभी गरम करने से कंसंट्रेशन बदलता है क्या? यानी कि कंसंट्रेशन बदलने वाला। तो अगर आपने टेम्परेचर बदला है और रफ्तार बढ़ी है, मतलब एक ही चीज बदला होगा, क्या? रेट कांस्टेंट। सुनो ना, रेट कांस्टेंट 3 चीजों डिपेंड करता है, रिएक्शन, टेम्परेचर, कैसे। तो आज पता चला कि टेम्परेचर के बदलने से वास्तव में रेट कांस्टेंट बदलता है, यही कारण है कि रेट बदलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा, यानी कि रेट कांस्टेंट भी बढ़ा होगा। डन। अब आते हैं इसके कंसेप्चुअल पार्ट में। ये स्टेटमेंट लिख लिया आपने, नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इन रियलिटी, नेक्स्ट पॉइंट, इन रियलिटी, इन रियलिटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। सच्चाई में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट। अब इसे थोड़ा समझते हैं प्यारे बच्चों, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। इमेजिन करते हैं आज टेम्परेचर टी, अरे मान लो उस समय रेट कांस्टेंट है के टी, मान लो टेम्परेचर आपने 10 से बढ़ाया, मान लो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा? सबसे पहले 2 फैक्ट बताऊंगा, उस फैक्ट के पीछे का एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा, बोलो ना। सबसे पहला फैक्ट, टेम्परेचर बढ़ाने से R बढ़ता है। दूसरा फैक्ट, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 2 से 3 गुना हो जाता है। इसको पहले मानो, रीजन दूंगा। अब बताओ, अगर आपने टेम्परेचर 10 से बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा? कितने गुना होगा? 2 से 3 गुना, 2 से। तो प्यारे बच्चों, जो नया रेट कांस्टेंट के टी प्लस 10 कह दो चलेगा? ये बड़ा कि ये बड़ा? यानी मैं कहना चाहता हूं के टी प्लस 10 अपॉन के टी, बताओ कौन बड़ा, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे वाले से कितने गुना बड़ा? तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे, क्या ये 2 to 3 टाइम आएगा? इसी रेशियो को प्यारे बच्चों नाम दिया गया टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसे हम बोलेंगे म्यू। क्या बोलेंगे? क्या आप मुझे म्यू की परिभाषा बता पाओगे? क्या बोलोगे? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन हाई या ना। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिख लेना, के टी प्लस 10 अपॉन के टी इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स के टी प्लस 10 अपॉन के टी इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स। और इसे क्या कहते हैं? म्यू। बेटा होम साइंस लेने गए थे क्या? साइंस मिल गया गलती से? 10th के बाद सब्जेक्ट चुनना होता है ना? हाँ, अच्छा ठीक, लिख लिया होगा। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? तो कुल मिला के अगर कोई हमसे कहे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तो बता दोगे? कुछ नहीं, अगर कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस का रेशियो डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, उसका जो रेट कांस्टेंट रेशियो, से क्या बोलोगे? म्यू। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, चलो बोर्ड पे आओ, आ जाओ ना यार। यहां लिखा मैंने के 25, क्या लिखा? और यहां लिखा के 26, बताओ कौन बड़ा होगा? अब कितना बड़ा होगा अभी हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान है अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस से बड़ा होगा तो फिर 2 से 3 गुना होगा, हाँ या ना? सबसे पहले 10 डिग्री सेल्सियस का तमाशा समझो। जब 10 डिग्री सेल्सियस का तमाशा समझ जाओगे, फिर उसे 1 2 3 में भी तोड़ेंगे। लेकिन अभी इतना तो समझ में आता है ना कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो के, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, पूछ लो क्या? मुझे बताओ, के 26
अपॉन K25 अगर करे, बोलो बेटा कौन बड़ा है और K25 छोटा है, इसका जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1। डन। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, स्टाफ लिखते चला फटाफट। ये म्यू लिख लिया क्या? नेक्स्ट पॉइंट सवाल ग्रुप पे लिख लो, मतलब सवाल होता पर पॉइंट बना लिखते चलो। K25, K26, हम यहाँ पे 4 ऑप्शन क्रिएट कर सकता था, पर अभी आप पॉइंट बना के लिखते चलो। तो अगर टेम्परेचर होगा ज्यादा तो उसका के भी होगा ज्यादा। अगर ज्यादा टेम्परेचर वाले के और कम टेम्परेचर वाले के का रेशियो निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 आएगा। अब रिसर्च ये है कि अगर उसमें डिफरेंस 10 का है तो कितने गुना आएगा? 2 से 3 गुना। अब यहाँ पे एक बड़ी प्यारी ये लिखा है बेटा 26, ये लिखा है 25। 26 25 चलेगा? बोल दूं 26 25, 26 25 चलेगा? आगे बढ़ो। चलिए तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बड़ी प्यारी चीज समझ में आई, वो क्या? आ जाओ सब लोग बोर्ड पे आओ, आ जाओ ना। आगे क्या? मान लो टेम्परेचर है टी, मान लो, चलो टी क्यों बोलो, चलो मान लो टेम्परेचर 10 है, मान लो, क्या मान लो 10 डिग्री सेल्सियस मान लिया। आज इसका रेट कांस्टेंट है के, मानो। अब टेम्परेचर आपने 10 से कर दिया 20, हेलो, तो बताओ ये बढ़ेगा घटेगा? कितने गुना? अब बार बार 2 से 3 ना बोलोगे, बहुत लंबा सेंटेंस जाएगा, कोई एक नंबर बोलते हैं, तो नियम बनाते हैं 2 का। अब यहां से एक न्यूमेरिकल का नियम होगा, अगर कभी भी सवाल में कुछ नहीं बोलेगा तो म्यू कितना मानोगे? 2। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ नथिंग स्पेसिफाइड, इफ नथिंग स्पेसिफाइड देन म्यू इज इक्वल टू 2। अगर सवाल में कुछ भी नहीं बोला है तो म्यू कितना लेके चलेंगे? 2। इफ नथिंग स्पेसिफाइड देन म्यू इज इक्वल टू 2 चलेगा? अब सब लोग बोर्ड पे आओ। अगर कुछ नहीं बोला तो म्यू कितना मानोगे? 2। 10 से 20 कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाया? 10। अभी सारा फंडा 10 का सिखा रहा हूं भाई, बताओ कितने गुना के होगा? 2 गुना। यहां कह दो 2 के चलेगा। अब टेम्परेचर 20 से हुआ 30, कितने गुना बढ़ाया? 1 मिनट, कितना टेम्परेचर बढ़ा? 10। तो के बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कितने गुना? तो अब जहां था उसका 2 गुना, अब जहां था उसका 2 गुना, तो 2 का 2 गुना 4 चलेगा? अब आपको लगा भाई साहब तो बढ़िया चीज है, टेम्परेचर बढ़ाओ रेट कांस्टेंट बढ़ता हुआ पाओ। अरे अब बताओ टेम्परेचर मैंने कर दिया 40, कितना किया? तो बताओ रेट कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा? कितने गुना? 4 का 2 गुना, 8 के कह दो चलेगा? ऐसा ही मैं कहते कहते प्यारे बच्चों अगर 50 तक आ जाऊं, शायद यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना। इंटरेस्टिंग क्या है सुनिएगा, यहाँ लिखा के पहले 1, 1 को कह दो मैं 2 की पावर 0, बोलो ये है 2 की पावर 1, 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर, डन। अब समझना ध्यान से, मैं क्या सिखाना चाहता हूं, ये जो 2 2 2 लिखा, क्या ये म्यू था? अगर मान लो 3 गुना 3 गुना 3 गुना बढ़ता तो होता 3 3 3, यानी ये जो 2 है क्या अपने आप में म्यू है? जो 2 है क्या अपने आप में म्यू है? ये जो 2 है क्या अपने आप में म्यू है? 10 और 20 में कितने का अंतर? कितने का अंतर? 10/1। जो पूछो बताओ, 10/1, 10/10, डन। 10/10, 2 की पावर 10 और 30 कितने का चेंज? 20/10, 20/10, 10 और 40 में कितने का अंतर? 30/10, बोलो ना। 10 और 50 में कितने का अंतर? 40/10। ऐसा नहीं लग रहा, ये जो भी हमारा नंबर है म्यू, उसमें जो भी पावर आ रही है, उसमें जो भी पावर, जो भी टेम्परेचर का चेंज है उसे 10 से डिवाइड कर डाला, बोलो ना। अब समझते हैं, इसे मानो K2 मान लो, इसे क्या माना, और इसे मानो K1 मानो। क्या आप मुझे K2 और K1 में रिलेशन बता पाओगे? शायद आप ये कहना चाहते हो, सुनिएगा ध्यान से, 2 की पावर 4 K2, शायद आप ये कहना चाहते हो K2 बराबर, मैं लिख देता हूं K2, आप हाँ या ना कहना, K2 बराबर, बोर्ड पे देखना, K2 2 की पावर 4 कहना चाहते हो? सही लगे तो हाँ कहना। कह दो मैं K2 इक्वल टू 2 की पावर 4, बस कल संडे थोड़ा देर और पढ़ लो यार। K2 बराबर, मेरी तबीयत खराब है तभी पढ़ा रहा हूँ, K2 इक्वल 2 की पावर 4 K1, आप भी पढ़ लो। तबीयत खराब हो रही है क्या? K2 बराबर 2 की पावर 4 K1 चलेगा? रुको ध्यान से, ये जो 2 की पावर 4 है क्या आप इसे निकाल पाएंगे? K1 को नीचे भेज दो क्या? अगर K1 को नीचे भेजा तो मुझे लगता है हम सब के सामने कैसा रिलेशन आ चुका है, कैसा रिलेशन आया, शायद ऐसा आया, K2 बाई K1 बराबर म्यू की पावर डेल्टा T/10, हाँ या ना?
सर आप ये क्या सिखा रहे हो? मैं ये सिखा रहा हूं जब जब टेम्परेचर में डिफरेंस 10 का होगा, क्या बोला मैंने? जब जब टेम्परेचर में डिफरेंस 10 का होगा, अभी 15 का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, उसकी भी बातें नहीं करी। अभी कितने का डिफरेंस है? 10 का। जब जब टेम्परेचर में डिफरेंस 10 का होगा, किसी भी नए टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट बताया जा सकता है अगर पहले वाले का पता हो। हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जैसा बोर्ड पे लिखा है लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों बिल्कुल आज पिन ड्रॉप साइलेंस करके पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छे। ऐसे पढ़ा करो रोज बेटा, ऐसे पढ़ो ना। अरे आज ऑनलाइन वालों को तो मैं चैट ही नहीं देख पाया यार। नहीं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा बेटा, ये चैट क्या नीचे नहीं था। अच्छा अच्छा बच्चा, मुझे लगा चैट आप लोग कुछ लिख ही नहीं रहे हो, आपने तो पूरा चैट बॉक्स भर रखा है लिख लिख के। इसे स्क्रॉल करना मैं भूल गया था। लिख लिया होगा सबने? अगला चैप्टर कब स्टार्ट होगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं बच्चे बस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा जैसे खत्म हो जाएगा। ये कब खत्म होगा बेटा? ये सोचने का विषय है। जैसे अगली क्लास मिलेगी खत्म हो जाएगा। आज भी खत्म कर सकता था पर अब ये क्लास और मिल जाएगी मुझे, इसलिए नेक्स्ट में खत्म कर दूंगा। क्या कह रहे हैं? ईमानदारी का परिचय दिया मतलब? अच्छा अच्छा, मैंने कह दिया अगर आज होता तो आज ही खत्म कर देता। हाँ, ये तो सच्चाई है ना। आपको ये पता नहीं क्या सिलेबस खत्म करना? लास्ट ईयर भी तो कितने कम ने खत्म ही किया था। खत्म करना कोई बढ़िया, खत्म करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप भी वो तो आपको तभी तो कहते हैं। हाँ, आपको तभी तो आपको तभी तो कहते हैं, आपको तभी तो कहते हैं आप कैसे हैं उससे सामने वाला। एक बार आप आ गए किसी इंस्टीट्यूट में तो आ गए, वो तो हो गया। उसके बाद आप कितना सीखना चाहते हैं, कितना आपको समय दे, कितना होगा, वो आपके हमारे रिलेशन है। समझ पा रहे? तो जब बच्चा बहुत अच्छा करता है तो ऑफकोर्स सामने वाला सोचता है यार ठीक है, इनका कहीं कुछ भी 1% नुकसान ना हो। लेकिन लगता है पूरे बैच में इनको कोई मतलब नहीं है यार समझ पा रहे? तो इट्स 100% अप टू यू। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मूला सबने लिख लिया। आओ इस सवाल को इस कंसेप्ट को एक छोटे सवाल से आपको करते हैं। छोटा सवाल, अरे छोटा सवाल। यकीन मानो आज मैं सोच के आया था कि मुझे क्लास मिलने वाली है, 12:30 पे छोड़ दूंगा। पर मैं कहा जब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाई दूंगी, है ना। एक सवाल लिखो, अरे छोटा सा, मैं सोच के आया था आज ये कि आज इनको पहले छोड़ दूंगा। बोलू सवाल? हाँ, क्योंकि मैं क्लास आने के पहले डोलो खा के आया था। डोलो समझते हैं? अभी फैकल्टी रूम मजाक कर रहे थे। हाँ, वही मजाक कर रहे थे, डोलो खा के डोल रहा हूँ मैं, अभी चलने दो कुछ देर। एक सवाल लिखना जरा, बोलू क्या? बोलू सवाल? जरा इन रिएक्शन जल्दी से। इन रिएक्शन, इन रिएक्शन if temperature increases by, in a reaction if temperature increases by 50 degrees Celsius, in a reaction if temperature increases by 50 degree Celsius, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, राइट? if temperature increase by 50 degree Celsius, then new rate constant will be, then बहुत बढ़िया, then new rate constant will be। अब मैं पूरा सवाल बोलूं क्या? कितने गुना है यही पूछा है, समझ गए ना? आसान है कि नहीं है? अब सवाल में ट्विस्ट का है वो बताता हूं यार। आज सवाल में म्यू तो बोला ही नहीं, कितना मान लें? 2। तो K2 बाई K1 बराबर म्यू की पावर डेल्टा टी बाई 10, हाँ या ना? यहां से हमने कहा K2 इक्वल टू K1 इंटू म्यू, कितना माने? 2 डेल्टा टी बाई 10, यानी 50/10 कितना आ गया? 5। सो इट इज नथिंग बट कितना आया? 32 टाइम्स। डन? हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा अंग्रेजी लिखवानी होती है, हाउ मेनी टाइम्स हो गया वो सब कुछ आप समझ गए, टाइम्स पूछ रहे हैं। सवाल में ट्विस्ट कैसा आता है, एक सवाल लिख लो और आखिरी बच्चों, आखिरी, अरे आप यार इतने अच्छे बच्चे हैं, आखिरी लिखो। बोलू सवाल? लिखना जरा। if in a reaction if in a reaction on increasing temperature if in a reaction on increasing temperature by 10 Kelvin, if in a reaction on increasing temperature by 10 Kelvin, rate constant becomes rate constant becomes 2.5 times, rate constant becomes 2.5 times of the initial rate, 2.5 times of the initial rate। इनिशियल रेट कितने गुना हो गया? 2.5। कितने बच्चे इसको समझ पाए ये क्या मैंने बोला है? शायद यही न्यू है।
बढ़िया, शानदार। देन न्यू रेट कांस्टेंट, देन न्यू रेट कांस्टेंट if temperature changes from if temperature changes from 25 degrees Celsius to 55 degrees Celsius. If temperature changes from 25 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 25 से 55 हो जाता है तो आप बताओ कितना हो जाएगा, बता दोगे क्या? खैर, इस सवाल में आपको सोच रहा था भैया म्यू दिया है कि नहीं दिया है। दिया है। बच्चे जल्दबाजी में अपने से म्यू मान लेते हैं 2, लेकिन आज म्यू 2 नहीं हो, कितना होगा? 2.5। अरे 10 में कितने का चेंज आया? 2.5 का। जब भी 10 का डिफरेंस हो उसे तो म्यू बोलते हैं, हाँ या ना? म्यू की वैल्यू कितनी है? 2.5। डेल्टा टी निकाल लो, 55 माइनस 25/10। हेलो, तो K2 बाई K1 इक्वल टू 2.5 की पावर, हाँ या ना? रुको, 2.5 पावर 3 कठिन नंबर है, लॉग लेना पड़ेगा। आधों को लगता है कठिन है तो लॉग ले लो, लाला पावर है, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? क्यूब है, अरे क्यूब है ना यार, और क्यूब है तो सॉल्व नहीं कर सकते इसको। नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं, मैंने पहले ही कह दिया, आपको फंसाया नहीं, यहाँ लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, ये सिलसिला जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क लिख लीजिए, कल संडे है, पेपर नहीं है कल। नंबर 1, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट एक्सेप्ट कॉलिजन थ्योरी लिखो। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट एक्सेप्ट कॉलिजन थ्योरी, अभी बिना अरहीनियस के मत करना, कुछ सवाल बन जाएंगे पर एक साथ ही करेंगे। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट एक्सेप्ट कॉलिजन थ्योरी। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट एक्सेप्ट कॉलिजन थ्योरी। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट एक्सेप्ट कॉलिजन थ्योरी लिखो। एनसीईआरटी कंप्लीट एक्सेप्ट कॉलिजन थ्योरी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट एक्सेप्ट कॉलिजन थ्योरी, चलेगा? ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको खत्म करना है कॉलिजन थ्योरी। हेलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिजिकल अभी कुछ समय के लिए होगा समाप्त नेक्स्ट क्लास के बाद, और माइट भी पॉसिबल अगर होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा नया सेक्शन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।